डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो फंडिंग है ये कैसे है हमारी एक्सटर्नल फंडिंग की बात करूँ स्पेशली तो कैसे हमारी डेमोक्रेसी को दिन ब दिन कमज़ोर करती जा रही है, या फिर मैं बात करूँ कि कैसे जो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की जो बात होती है, या फिर बात करूँ जो हमेशा एक ब्रांड एक चीज़ होती है ना, हम लोग फोकस करते हैं ब्रांड पे, तो ये कैसी चीज़ एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, स्पेशली जब हम बात करते हैं कोई भी मेडिसिन जब लेने जाते हैं उस चीज़ पे। तो बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो एंड डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपिंदर शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अब जो दोस्त इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं, उनको बता दो कि हम यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स या फिर आर्टिकल्स ही डिस्कस नहीं करते हैं, बट उसके साथ साथ में हमारा मेन फोकस जो है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी होता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि आप अकेडमिकली कितना भी अपने जीवन में एक्सेल क्यों ना कर रहे हो, ये एक सिंगल चीज़ जो है आपकी लाइफ को टोटली चेंज नहीं कर सकती है। तो इसमें एक मेन जो रोल होता है आपकी लाइफ को बदलने में, वो आपकी पर्सनैलिटी का होता है। अगर आप पर्सनैलिटी वाइज एक बहुत अच्छे इंसान है या फिर पर्सनैलिटी एक अलग शाइन कर रही है, तो आप एक्सेल करेंगे। ओवरऑल आपकी जो लाइफ है उसके अंदर कोई भी फील्ड हो, डजेंट मैटर, कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट हो, चाहे अकेडमिकली या आप इन जनरल भी लाइफ के अंदर एक अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो वहाँ भी आपकी पर्सनैलिटी जो एक अलग शाइन करती है। इट इज़ गुड। तो इस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ। जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं या जो फ्रेंड्स इस सीरीज़ को रेगुलरली देख रहे हैं उनको तो पता ही है। एंड इसी के साथ आपके साथ हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ। जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं उनको तो आज दिखेगा, पता लगेगा कि कैसे ये जो कोट्स है ये चेंज आपको ओवर द पीरियड टाइम कैसे चेंज करेंगे। अब आज का जो कोट है डियर फ्रेंड्स ये है कि टू डेवलप कैरेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। अभी होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ, जिससे मैं आप कहता भी हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल सी चेंज इन योर टाइम, इन योर लाइफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे में जब सिर्फ मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ उससे काम नहीं होगा। काम इससे होगा कि आप उस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं। जब आप अपने आप से सोच लेंगे ना कि हाँ मुझे एक कैरेक्टर जो है वो अपने अंदर इवॉल्व करना है या मेरी पर्सनैलिटी अंदर से इवॉल्व करनी है, तभी वो चीज़ें संभव हो पाएगी। ऊपर से कह देने से या सिर्फ ये वीडियो देख लेने से, या फिर मेरी नहीं, या आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की, या फिर मैं अपने आप को कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कह रहा हूँ, बट आप जब रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर आप दिन भर जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाते हैं, तो आप कई सारी ऐसी वीडियोज़ के गो थ्रू होते होंगे जहाँ पे बहुत सारी मोटिवेशन आपको दी जाती है। आप कुछ देर के लिए पंप अप भी हो जाते हैं, एक दो दिन के लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क भी करते हैं, देन अगेन आपकी जो यू आर एट द सेम स्टेज, आप जहाँ पहले होते हैं वहीं पर ही वापस आ जाते हैं। तो ऐसा बिकॉज इसलिए होता है कि आपने इंटरनली वो चीज़ को लेकर कोई काम नहीं किया है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आपका कैरेक्टर जो है, आपका मोटिवेशन जो है बात करूँ, वो जब तक नहीं है, अगर तब तक आप अंदर से उस चीज़ को लेकर एक ज़िद होती है वो तैयार नहीं करेंगे। तो ऐसा ही सेम टू सेम कैरेक्टर के साथ भी है या पर्सनैलिटी के साथ भी है। आप अगर चाहते हैं कि हाँ मुझे सच में अपनी पर्सनैलिटी पर काम करने की ज़रूरत है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, तो मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करता हूँ रोज़, अगर वो इससे आप इम्प्लीमेंट भी करने लगे, सिर्फ एक स्टेप जो है अगर आप लेने लगे रोज़, तो अगर रोज़ आप 1% से इवॉल्व कर रहे हैं, तो एक साल के अंदर आप 365% जो है अपने आप को इवॉल्व कर देंगे, एंड आप एक अलग पर्सनैलिटी जो है आपके निखर के सामने आएगी, एंड यू विल बी शॉक्ड आफ्टर सीइंग दैट। तो इस लेवल पे आप अपने आप को एक ग्रोथ लेवल पे देखेंगे, आप अपने आप को एक अलग लेवल पे देखेंगे, आप चीज़ों को जो है अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। तो इसलिए जब तक आप खुद अपने अंदर से कैरेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को जो है इंटरनली चीज़ों को स्टार्ट करें। मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ चीज़ें, बस उनको ही अगर आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ रोज़ 1% से आपको इवॉल्व करना है, एंड यू विल सी अ चेंज आफ्टर 365 डेज। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोड। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आज का क्वेश्चन, आज टुडेज क्वेश्चन। आज का जो सवाल है आप सभी के लिए है, द 8th एडिशन ऑफ द इंडियाज़ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF वाज इनॉग्रेटेड। अब आपको ये बताना है कि जो 8वां एडिशन था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, वो कहाँ पे, किस सिटी के अंदर इनॉग्रेट किया गया था। तो ये इसका आंसर आपको मुझे बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड, आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी सी रिसर्च करिए इसके बारे में। पिछली बार कहाँ हुआ था 8th एडिशन, इससे पहले 7th एडिशन, या फिर आने वाला जो एडिशन है वो कहाँ पे इनॉग्रेट होगा। तो इन सभी के बारे में आपको जब पता लग जाएगा तो देन यू विल कमेंट डाउन योर आंसर। उसके बाद अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ में।
और आपको तो पता ही, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आपको उस चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है। अभी कई लोगों की क्वेरी होती है कि सर आप ये हम जो डिस्कशन करते हैं वो काफ़ी स्लो चलता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक ये अनुरोध ये है कि अगर आप स्किप ना करें तो ये बेहतर होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आप स्किप करने के बजाय तो ये जो इस वीडियो की स्पीड है उसको 1.5x कर लीजिए या 1.75x भी कर सकते हैं। बिकॉज जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, अगर आप स्किप कर देंगे तो स्किप करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज कुछ मेन पॉइंट जो है वो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को जो है तेज़ कर, अगर आप लगता है कि डिस्कशन थोड़ा स्लो है, देन आप इस वीडियो की स्पीड जो है उसको 1.5x या 1.25 जो है अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। बट आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक करना ना करना एक पर्सनल चॉइस है, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चाहे आप 2x कर लीजिए या 1.75 या 1.5x भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर्टिकल्स। आज है 17 नवंबर। कल का जो क्लास थी वो मिस हो गई थी, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बट वील कंटिन्यू फ्रॉम टुडे। एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर वो है चैलेंजिंग द इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम। अब ओपेक फंडिंग को लेकर चीज़ बताई गई है कि कैसे आप अभी आपको पता सभी को पता है कि इलेक्शन का माहौल है हमारे देश के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अभी कैसे इलेक्शंस कैंपेनिंग चल रही है। तो ऐसे में बात बताई गई कि जो फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, तो उसके अंदर कैसे घोटाला या फिर एक तरीके से ब्लैक मनी का जो उपयोग है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। अब ओपेक फंडिंग को मद्देनज़र रखते हुए बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है हिस्टोरिकली शंड पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ द फंडिंग सोर्सेज, प्राइमरी लैंड ऑन बिग बिजनेसमैन, मैसिव फाइनेंशियल सपोर्ट इन एक्सचेंज ऑफ फेवर्स। अभी कई बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर चीज़ को बताया गया कि कैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करते हैं एंड उसके बाद अपने फेवर्स जो है वो उनसे लेते हैं कि आप हमसे ये पैसा ले लीजिए, एंड उसके बाद जो है जब आप उसमें आ जाएंगे यानी पावर में आ जाएंगे तो आप हमारा ये काम कर दीजिएगा। तो ये इसकी हिस्टोरिकली चीज़ें बताई गई है, कैसे कि ये जो आज तक फंडिंग होती आई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वो कैसे ओपेक रखा गया है, या फिर कोई जो खुल के खुलासा इन सभी चीज़ों पे आज तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी का भी कुछ कैंपेन वगैरह चलते रहते हैं कि कैसे जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने अभी तक एडवोकेट किया है फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो एक पब्लिक है या फिर आम पब्लिक है उनका ये कहना है कि इन सभी चीज़ों को लेकर एक ग्रेट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिकॉज मान लीजिए कोई एक ऐसा बिजनेसमैन है, जो मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ एक जस्ट फॉर एग्जांपल हम भाई ये चीज़ मार के चलते हैं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बिजनेसमैन है जो करप्ट है या फिर इनके जो धंधे हैं या फिर जो बिजनेस है वो इलीगल है। तो जो इलीगल बिजनेस से पैसा आया हुआ है तो वो सभी जो है वो किसी तरीके से इस इलेक्शन में लगाएगा, एंड उसके बाद जो है सरकार जो आएगी वो भी एक तरीके से करप्ट सरकार आएगी। तो ऐसे में जो सही पैसों का उपयोग कहाँ किया जा रहा है ये सरकार को बताना एक सही चीज़ होगी। अभी सिविल सोसाइटी के कुछ ऐसे इसी के लिए PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो इसी चीज़ को लेकर एक फाइल की गई थी, एमिंग टू एम्पावर वोटर्स बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कैंडिडेट्स एंड फंडिंग रिसोर्सेज। अभी जब किसी प्लेयर्स की या फिर मैं बात करूँ किसी ऐसे इंसान की जिसकी हिस्ट्री जो है या फिर जो पैसा वो खर्च कर रहा है किसी भी इलेक्शन के अंदर, अगर वो कहाँ से आ रहा है, ईमानदारी का पैसा है या नहीं, या फिर एक क्लीन तरीके से पैसा आया है नहीं, जब ये चीज़ें किसी वोटर को पता चलेगी तो वो अपना डिसीजन मेकिंग जो है किसी भी व्यक्ति को वोट करने से पहले वो आसानी से बना पाएगा। क्योंकि सभी एक सिटीजन जो है या फिर कोई किसी देश के या फिर किसी राज्य के नागरिक हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो नेता इलेक्ट होकर आने वाला वो ईमानदार हो, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर जो काम किए जाएंगे उसके द्वारा वो भी एकदम सही होंगे। जब ऐसी चीज़ें लोगों के सामने आएगी कि जो नेता है या फिर जो कैंडिडेट है उसने अच्छे तरीके से ईमानदारी से पैसा खर्च किया है या फिर ईमानदारी से लिया गया पैसा ही अपने कैंपेनिंग में राइट अमाउंट के अंदर पैसा खर्च किया है, तो उनको एक विश्वास रहेगा कि हाँ हम जिस व्यक्ति को वोट देने वाले हैं उनका एक तरीके से कहता है ना क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड नहीं है या फिर उन्होंने किसी क्रिमिनल से सपोर्ट नहीं लिया है इस इलेक्शन को जीतने में। अब लेजिस्लेटिव मैन्यूअर्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्कीम्स फॉर इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब इस चीज़ को लेकर यानी कि जो फंडिंग है इस चीज़ को लेकर सरकार ने जो है ऑलरेडी कुछ स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है कि आपको आप सभी ने इस बारे में सुना भी होगा, कोई भी सरकार जो है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो इस अमाउंट से ज़्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकती है कैंपेनिंग के अंदर। तो इसीलिए इसी चीज़ को लेकर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम जो है उसका लागू किया गया था। साथ ही के अंदर
जो कॉर्पोरेट डोनर्स हैं उनको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई थी, साथ में डिस्पाइट सिविल सोसाइटी एफर्ट्स। अभी सिविल सोसाइटी के जो एफर्ट्स है ना कि एक क्लीन एक पिक्चर नज़र आनी चाहिए कि कहाँ से फंडिंग आ रही है, तो ऐसे में सरकार के कुछ कैंपेन्स तो थे, बट ये इतने कुछ खास कर जो है कारगर साबित नहीं हुआ, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है इसके तहत भी फंडिंग जो है रुकी नहीं है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल आगे एक डिटेल के अंदर समझाऊंगा, बट उससे पहले आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। अमेंडमेंट जो है वो किए गए थे, कुछ अमेंडमेंट वेरिएंट्स है, इंक्लूडिंग FCRA हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे RBI एक्ट हो। These opaque funding schemes raising concerns about transparency and domestic autonomy। अभी ऐसे कुछ सरकार के द्वारा ऑलरेडी अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं सभी एक्ट जो हैं, चाहे वो RBI का एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, बट ये जो एक चीज़ है ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, इसका कोई अभी तक खासा या तो एक ऐसी चीज़ हो ना कि सभी को पता हो कि हाँ दिस मच ऑफ मनी हैज़ कम फ्रॉम दिस प्लेस, या तो ऐसा हो कि इतना पैसा जो है या इतना कैश जो है इस पार्टी के पास यहाँ से आया है, तो एक सही डिसीजन जो एक वोटर है वो ले सकता है। बट इन सभी चीज़ों को एक पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा है, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, चाहे वो एक इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम हो, चाहे इलेक्ट्रल ट्रस्ट हो, या ऐसी कुछ चीज़ें जो है इनके पीछे एक सही अमाउंट जो है या एक सही तरीका जो है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये पब्लिक डोमेन में ईजिली अवेलेबल नहीं है, बट इनके ऊपर एक खुला सा पर्दा डाल के सभी के सामने पेश कर दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर पैसा आया है एंड इसके द्वारा ही खर्च किया जा रहा है। अब एक आम इंसान को इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में क्या पता होगा? अब आप में से अगर लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, बट कई जो आम जनता है एक जो रूरल एरिया में रहती है उनको इतना कोई खासा पता नहीं होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के बारे में। बट ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी चीज़ों में, बिकॉज वही है ना कि अगर कोई व्यक्ति यानी कोई कैंडिडेट जो है अगर वो ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर दिया, ऐसे कोई इलीगल तरीके से कोई पैसा अगर आया है इस्तेमाल कर रहा है कैंपेनिंग के अंदर, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू विन इलेक्शंस, एंड ये आप सभी जानते हैं। अमेंडमेंट लिमिट्स कैप्स ऑन कॉर्पोरेट डोनेशंस अलाउइंग कंट्रीब्यूशन बाय लॉस मेकिंग एंड रियल शेल्स कंपनीज। अब शेल्स कंपनी जो है इनका एक अलग रोल है इस कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर, यानी कि जो शेल्स कंपनीज होती है ऐसी कंपनीज जो इस कगार पे है कि कुछ समय के अंदर बंद होने वाली है, तो जो कई ऐसे कॉर्पोरेट्स होते हैं या फिर कई ऐसे बिजनेसमैन जो होते हैं वो इन शेल्स कंपनीज का फ़ायदा उठाकर क्या करते हैं कि अब ऐसा बता दिया जाता है कि क्योंकि ये कंपनियां बंद होने वाली है, तो ये जो कंपनी बंद होने वाली है ये अपना जितनी भी फंडिंग है यानी कि जितना भी पैसा इनके पास है सभी प्रॉपर्टीज़ को मिला के, जितनी भी एसेट्स को मिलाकर ये सभी इस पार्टी को देना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ तरीकों से या फिर ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज है इनको तवज्जो देते हुए कोई भी सरकार जो है को पैसा दे दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर भी क्या है एक ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न तो है ही ना, क्योंकि एक सही तरीका जो बताने का था वो बताया नहीं क्या है, एक चीज़ों को जो है घुमा के पेश किया जा रहा है जनता के सामने, बताया जा रहा है कि आप ये जो सरकार का पैसा आया है वो इसलिए आया क्योंकि एक जो कंपनी थी डूबने वाली थी, देन इसके बाद और कुछ रास्ता था नहीं, तो इन्होंने क्या करा कि अपनी पूरी फंडिंग जो है या फिर पूरे एसेट्स बेच के जो भी पैसा आया वो सरकार को दे दिया। तो इसके अंदर कुछ खासा ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलती नहीं है कि कौन सी तो ये कंपनी थी, ऐसे कुछ कंपनीज के कोई खासा नाम वगैरह भी नहीं होते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता है, बस सिंपली बता दिया जाता है कि ये बस शेल कंपनीज हैं एंड अपना जो एसेट है वो देना चाहती है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, अब बिकम प्राइमरी मोड ऑफ पॉलिटिकल डोनेशंस फेवरिंग रूलिंग पार्टी सिग्निफिकेंटली। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मनी ऑर्डर जो होता है, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस में गए जहाँ पे आपने मनी ऑर्डर बनवाया इतने रुपए का, देना, अब उसके बाद में आपको एक स्लिप दे देंगे, तो अगर वो स्लिप आप किसी को देंगे तो वो वहाँ से यानी कि किसी भी उनके पास में कोई भी अगर पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ पे वो स्लिप दिखा के वो पैसा निकाल सकते हैं। तो इसी चीज़ को ऐसे समझ लीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड भी ऐसा ही होता है। क्या होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बना देती है कि इन्होंने इतना पैसा जो है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड में भर दिया है। अब एक इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है एक डॉक्यूमेंट समझ लीजिए इस चीज़ को। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई पैसा निकलवाना है तो वो जस्ट क्या करेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है किसी बिजनेसमैन ने उनको दिया है तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जाके बैंक को दिखा देंगे एंड बैंक विल गिव देम द मनी। तो ये ऐसा होता है, तो इसी चीज़ का डोमिनेंस चलता हुआ नज़र आता है एंड हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसी की तरफ शिफ्ट हो गई धीरे धीरे, बिकॉज डायरेक्टली कैश लेना किसी भी एक बिजनेसमैन से या किसी भी एक कॉर्पोरेट से, तो ये दिस कुड बी फाइनेंशियली रिस्किंग।
क्योंकि जितना ज़्यादा कैश का एक्सचेंज होगा उतना ज़्यादा खतरा रहता है ये जो इनकम टैक्स है इनकी रेट्स का, या फिर ईडी जो होती है ये काफ़ी हरकत में आ जाती है इन सभी चीज़ों से। यानी कि अगर कैश का लेन देन ज़्यादा होता है तो ऐसे में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव बन जाता है इन सभी के लिए। और फंडिंग स्केल जो है वो लार्जली ट्रांसैक्ट कैश होती थी पहले, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का रिसीप्ट का हो गया है आजकल, गिविंग देम अ सब्सटेंशियल एडवांटेज इन इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स। अब ऐसे में क्या होता है कि कैश का इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी जो पैसे वो मिल जाते हैं, इसके द्वारा ही जो एडवांटेज है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की, वो जो एक ताकत है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मल इकोनॉमी। अब लीगल चैलेंजेस की बात करें तो PIL चैलेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैव फेस्ड डिले। अभी कई लोगों ने इस PIL के ऊपर PIL भी जाहिर की है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इनका भी एक खासा एक तरीके से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए डेटा, बट ये PIL जो दाखिल की थी इसका भी कुछ खासा एक रिजल्ट अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है जिस केस को हैंडल कर रही है उसके अंदर भी कुछ खासा ऐसा ज़्यादा जोर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट भी चीज़ों को धीरे धीरे डिले ही करती जा रही है। अभी एनोमिटी डिबेट जो है वो गवर्नमेंट एम्फसाइजिंग द प्रोटेक्शन डोनर एंड एनीथिंग साइटिंग प्राइवेसी राइट्स डिस्पाइट द लैक ऑफ सच राइट्स फॉर कंजप्शंस। अभी सरकार का ये कहना है कि अगर पब्लिक डोमेन में जिसने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी किए हैं तो अगर उस इंडिविजुअल का अगर हम डेटा लीक कर देंगे तो दैट कुड बी अ लैक ऑफ प्राइवेसी। तो ऐसा कुछ सरकार के द्वारा भी एक बयान दिए गए हैं। साथ ही ट्रांसपेरेंसी की होप करते हुए कई PIL जो है वो ऑलरेडी दाखिल की जा चुकी है, बट स्टिल जो PIL से यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो प्रोग्रेस में जो है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रेज होप फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी फ्यूचर इलेक्शंस। अब फ्यूचर इलेक्शंस से पहले जो PIL रखी गई है इसके उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी खासी जो एक इसके ऊपर कमेटी गठित हो ताकि एक सामने जो एक सही क्लियर डेटा सामने आए ताकि लोग जो है वो अपना वोटर जो है अच्छे से चुन सकें। तो ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड्स। अब बात हो सेकंड आर्टिकल है ब्रांडेड जेनरिक एंड द मिसिंग इंग्रेडिएंट ऑफ क्वालिटी। सेकंड आर्टिकल है कि कैसे जो एक क्वालिटी का एक मेजर है वो कैसे दिन ब दिन दवाइयों की लेवल में बात करूँ तो कैसे कम होता जा रहा है। अब कई बार होता क्या है, इंडिविजुअल्स ऑफन सीक एडवाइस फ्रॉम द अनक्वालिफाइड पर्सनल इन द फार्मास्यूटिकल शॉप्स एंड रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स रिलाइंग ऑन द ओपिनियंस मोर देन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस। अभी कई बार क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से जो है दवाई लेने जाते हैं मेडिकल शॉप पे, बट स्टिल हम जो मेडिकल शॉप पे जो भी बैठा जाता है एक व्यक्ति उससे पूछते हैं कि क्या ये सही होगी दवाई लेना या इसके अलावा वो भी कोई स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव है। देन वो जो इंडिविजुअल सामने बैठा है उसको इतनी खासा कोई नॉलेज नहीं होगी दवाइयों के बारे में, बट स्टिल उसने जो एक बार अपना एक राय दे दी कि नहीं आप इसकी वजह ये ले जाइए, दैट कुड बी मोर बेनिफिशियल। तो हम क्या करेंगे, जो डॉक्टर का लिखा है जो डॉक्टर ने लिखा है उसको न मानने के बजाय उस व्यक्ति ने जिसकी कोई खासा क्वालिफिकेशन नहीं होगी उसकी बात मान के हम लोग वो जो नई दवाई है वो ले लेते हैं, बिकॉज वी थिंक कि हाँ ये जो इसने बोला है कि कैसे क्वालिटी में ये और अच्छी बेस्ट है, सेम ही काम करेगी, सेम ही आपकी जो भी बीमारी है उसको ठीक करेगी, बट एट फास्टर रेट। तो जो डॉक्टर ने लिखा था उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, बिकॉज जो हमने पूछा था उस जिस व्यक्ति से उन्होंने कहा कि नहीं इसके बजाय आप ये दवाई ले लीजिए। तो ऐसे कुछ चीज़ों के कारण हम लोग जो है वो खासा रिलाई करते हैं ऐसे व्यक्ति पे जिसके पास कोई खासा क्वालिफिकेशन नहीं है। अब डायरेक्टिव ऑफ जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन NM जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है आप वही दवाई लीजिए। अब ऐसे में होता क्या है कि वो ब्रांड नेम्स प्रिस्क्रिप्शंस, अभी डॉक्टर को जो सहूलियत दी या फिर डॉक्टर्स जो हैं उन सभी को एक राय दी गई है कि आप जब किसी भी व्यक्ति को जब कोई दवाई देंगे तो उस समय आप इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम ना लिख के आप वो जो दवाई का जेनरिक है, यानी कि मान लीजिए कि आपकी मेरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मुझे बुखार है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर मुझे सिर्फ ये नहीं लिखेगा कि आपको X कंपनी की ये दवाई लेनी है, बल्कि वो सिर्फ उस जेनरिक का नाम लिखेगा, यानी कि आप ऐसी दवाई का नाम लिखिए जो बुखार मिटाने में कारगर साबित हो। अब कंपनी का नाम आपको नहीं लिखना है। अब जैसे ही मैं वहाँ पे जाऊँगा, यानी कि मैं केमिस्ट के पास जाऊँगा, तो वो मुझे सिर्फ एक कंपनी की दवाई नहीं दिखाएगा बल्कि सभी दवाइयाँ जो है, यानी कि चीपेस्ट भी होगी उसके अंदर जो सबसे
बेस्ट जो मेडिसिन होगी उस समय पर वो प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, वही मुझे देगा, ना कि किसी कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मेरे को ऑफर करेगा। अब इंस्टेड ऑफ ब्रांड नेम्स इन प्रिस्क्रिप्शन एमिंग टू रिड्यूस कॉस्ट विच फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम डॉक्टर्स। अब ऐसी कुछ चीज़ें जो है, बिकॉज आपको पता है कि कई ऐसे डॉक्टर्स जो है वो किसी स्पेसिफिक दवाई को प्रमोट करने के लिए उस कंपनी से पैसे ले दिए जाते हैं डॉक्टर्स को। तो इसी कारण ये जो कारण है, इसी कारण डॉक्टर्स ने अपोज किया है इस डिसीजन को कि आप हमें जो है अलाउड कीजिए कि हम एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम भी लिख सकें उस दवाई के अंदर। अब प्रेफरेंस फॉर जेनरिक नेम्स। अब ब्रांड नेम जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड जो होता है, अगर उसकी कोई दवाई बाज़ार में खूब चल रही है तो ऑब्वियसली वो अपनी दवाई का दाम जो है वो बढ़ाएगा बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। तो लीडिंग फॉर प्रेफरेंस फॉर चीपर जेनरिक अल्टरनेटिव्स डिस्पाइट कंसर्न अबाउट क्वालिटी प्रोपेगेंडा ऑफ बाय बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अभी इस एग्जांपल कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग कई बार ऐसे टीवी एड्स के द्वारा बताया जाता है कि आप XYZ ये ड्रिंक पी लीजिए एंड आपकी हाइट जो है वो ट्रेमेंडसली बूस्ट हो जाएगी, तो ऐसे में या फिर बढ़ जाएगी। तो ऐसे में चीज़ें में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर दी जाती है, तो आप कहीं भी जाते हैं दुकान पे लेना, तो आप उस पर्टिकुलर ड्रिंक का नाम लेते हैं, देन उसके बाद में कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि सभी चीज़ें जो है, या फिर जो एक काम की चीज़ थी या फिर एक ऐसी चीज़ थी जो सचमुच में आपको फ़ायदा कर सकती थी, मैं सिर्फ एक इस चीज़ को लेकर नहीं कह रहा हूँ कि हाइट को लेकर, कोई भी बीमारी हो सकती है। अब ये हाइट बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो बेस्ट चीज़ है, यानी कि क्वालिटी जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव होगी तो ही उसके अंदर क्वालिटी होगी, या फिर कोई ब्रांड होगा तभी कोई एक क्वालिटी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जेनरिक अल्टरनेटिव होती है, ऐसी चीपर दवाइयाँ भी होती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल पे होती है, या फिर उनका जो एक काम करने का तरीका होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करें जिनकी कोई ब्रांड वैल्यू हो या फिर वो कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आपको एक ऐसा अल्टरनेटिव भी जरूर देखना है जो जेनरिक हो, कुछ चीपर भी हो सकती है, बट रिजल्ट जो है वो एक ट्रेमेंडस लेवल पर प्रोवाइड करती है आपको। अभी इन्हीं चीज़ों को लेकर और जो है अफोर्डेबल मेडिसिन जो है वो बाज़ार में उतारने की कोशिश की जा रही है, जो मेडिकल बोर्ड है उनके द्वारा। साथ ही में क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके ऊपर खासा ध्यान है। एम्फसाइजिंग द नीड फॉर 100% क्वालिटी टेस्ट फॉर इफेक्टिव पेशेंट केयर। अभी ऐसे में अगर कोई भी दवाई को अगर बाज़ार में उतारना है तो उससे पहले ज़रूरी है कि उसकी 100% जो है वो टेस्टिंग की जाए, बिकॉज अगर कहीं भी 99% भी अगर वो सही है बट 1% भी उस दवाई में कहीं कमी है तो दैट वुड कॉस्ट टू योर लाइफ। तो ऐसे में ज़रूरत है कि चीज़ें जो है खास करके दवाई लेवल पे जब हम बात करें तो चीज़ें जो है वो 100% क्वालिटी टेस्टेड होनी चाहिए। अब डजेंट मैटर वो कितनी चीप है या कितनी भी एक हाई कॉस्ट पे अवेलेबल हो। अब गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी इन चीज़ों पे एक्शन ले चुकी है। स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं, बैनिंग सबस्टैंडर्ड मेडिसिन, टेकिंग प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट डिफॉल्टिंग मैन्युफैक्चरर्स। अब जो डिफॉल्टिंग मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट एक्शंस लिए जा चुके हैं, बट स्टिल जो एक स्टॉक अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, तो बचे इन सभी चीज़ों से आप सभी लोग। अभी तमिलनाडु ने ऑलरेडी एक इसके ऊपर मॉडल तैयार किया है कि कैसे जब तक एक मॉडल का पूरा 100% क्वालिटी टेस्ट नहीं होगा, नहीं उसके बाद एक रिसिप्ट जो है जारी नहीं होगी, तब तक वो एक दवाई का स्लॉट जो है वो पूरे स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ों से क्या होता है कि जो डुप्लीकेसी है वो भी नहीं होती चीज़ों की, एंड 100% जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड मेडिसिन हैं वही मार्केट में अवेलेबल होती है। अब प्रिस्क्रिप्शन फ्लेक्सिबिलिटी बात करूँ, अंटिल गवर्नमेंट एंश्योर द क्वालिटी ऑफ ऑल मेडिसिन, डॉक्टर शुड बी अलाउड टू इंक्लूड ऑल द नेम्स ऑफ ट्रस्टेड कंपनी इन द जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शंस। अभी जब तक ये चीज़ें ऑलरेडी बाजार में पूरे मेडिसिन स्टोर में अवेलेबल नहीं होती है, यानी कि 100% क्वालिटी चेक वाली, तब तक डॉक्टर्स को ये अलाउड किया गया कि वो जो है एक ट्रस्टेड कंपनी की या फिर जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। एसेंशियल मेडिसिन की बिल्कुल जो बताया गया कि कैसे अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन मस्ट एक्सीड 90%, रिक्वायरिंग अ बैन ऑफ अनसाइंटिफिक कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन्स। अभी एसेंशियल मेडिसिन है उनका जो एक अवेलेबिलिटी है वो 90% के वो करनी पड़ेगी, साथ ही में जो बैन है वो लगाना पड़ेगा अनरियलिस्टिक या फिर अनसाइंटिफिक कॉम्बिनेशंस होता है चीज़ों का। यानी कि अभी आपको बताऊँ एक रियल लाइफ सिनेरियो मैं अपना ही बताता हूँ कि मुझे लगा था कि जनरली ऐसे कुछ कफ एंड कोल्ड है, तो मैं चला गया दवाई लेना, तो उसके बाद में जो मेडिसिन पे था यानी केमिस्ट जो था शॉप पे, उन्होंने मुझे 4 अलग अलग दवाइयाँ दी है। यानी कि आप यू डोंट बिलीव दैट कि
मैंने उनसे कहा कि आई हैव द सोर थ्रोट एंड अ कफ स्नीजिंग, तो उन्होंने मुझे 4 अलग अलग मैं आपसे बताऊँ कि 4 अलग अलग दवाइयाँ बीमारियों की दवाइयाँ दे दी। तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे आपकी बुखार ठीक हो जाएगी, इससे आपका गला ठीक हो जाएगा, एनीथिंग। अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर की ज़रूरत है, फ्री मेडिसिन, डायग्नोस्टिक की ज़रूरत है, साथ भी इफेक्टिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ताकि जो मेडिसिन है वो 100% जो एक क्वालिटी है उस पर सभी को लागू, जन औषधि केंद्र से उनको अफोर्डेबल एक्सेस दिया जाए मेडिकेशन सबको देने के लिए। हेडलाइन ये था आज वो कि आपको सेकेंड आर्टिकल से समझ में आएगा कैसे जो है क्वालिटी ऑलवेज एक्सपेंसिव चीज़ों पे आप मत जाइए या ब्रांडिंग चीज़ों पे नहीं जाइए। यू हैव ऑलवेज टू बी केयरफुल वाइल शॉपिंग फॉर मेडिसिन, और ना कि सिर्फ मेडिसिन के लिए, और बाकी कोई भी चीज़ें जो है वो आप सिर्फ ब्रांड देख के ना खरीदें। कुछ हेडलाइन चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट गॉट इनटू यूनेस्को सिटी, केरला गॉट इनटू यूनेस्को सिटी ऑफ लिटिल लिस्ट, केरला को इंक्लूड किया गया यूनेस्को की लिटिल लिस्ट के अंदर। साथ ही के अंदर निसार जो मिशन है नासा इसरो बर्ड्स रडार वो तैयार है, फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होने के 2024 के अंदर। नेवी ने लॉन्च किया है वेस्ट अफ्रीका के अंदर अपना अटलांटिक INS सुमेधा, जो उन्होंने लैंड किया है अफ्रीका के अंदर। साथ ही बात करूँ कि 9th एडिशन जो है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, वो 2024 का हरियाणा के अंदर या फिर फरीदाबाद के अंदर होगा। तो ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। योर फ्रेंड्स, दैट्स अबाउट टुडेस एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। रियली सॉरी फॉर दैट कि मेरी आवाज़ जो आपको सही से नहीं आ रही, बिकॉज एज यू नो आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिविंग लेक्चर्स डेली टू यू। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए अपने आंसर, शेयर कर दीजिए, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।